वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। इससे पहले हम देख चुके हैं रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शन लाइक इनिशियल रेट, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट, और साथ ही साथ सैम्पल कैलकुलेशंस और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अगेन रिवाइजिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, एज यू कैन सी कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग करेक्ट ओरिएंटेशन और सफिशिएंट एनर्जी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी कोलिजन्स प्रॉपर होंगे। यहाँ पर जैसे दिख रहा है फर्स्ट डायग्राम में कि ये रेड कलर्ड स्पीयर्स और ग्रीन कलर्ड स्पीयर्स आपस में कोलाइड हो रहे हैं। कोलिजन होते ही यहाँ रिएक्शन हो गई है और प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका है, बट इस केस में ये वर्टिकल थे और ग्रीन स्पीयर्स हॉरिजॉन्टल थे, तो देयर इज नो प्रॉपर ओरिएंटेशन। उनका डायरेक्शन सही नहीं था टकराने का, कोलाइड करने का। दैट्स व्हाई देयर इज नो रिएक्शन बिकॉज ऑफ रॉन्ग ओरिएंटेशन। नेक्स्ट केस में अगेन देयर इज नो रिएक्शन बिकॉज यहाँ पे ओरिएंटेशन सही थी। यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे फर्स्ट केस में था उसी तरह की ओरिएंटेशन है, बट जो सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए वो नहीं थी, एनर्जी वाज इनसफिशिएंट, दैट्स व्हाई देयर वाज नो रिएक्शन। नेक्स्ट केस में इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं तब भी रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, इसलिए हमेशा रिएक्शन स्टार्टिंग में जब शुरू होती है उसके बाद बहुत ज़्यादा फास्टर हो जाती है बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। और जैसे एंडिंग में रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाता है तो स्पीड ऑफ रिएक्शन भी स्लो डाउन होने लगती है। तो यहाँ पे दिखाया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स बहुत हाई होगी बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, दैट्स वाई कोलिजन्स ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। इन दोनों ग्राफ्स में आपको दिख रहा होगा कि ये जो ग्रीन शेडेड रीजन है ये इस केस में ज़्यादा है। यहाँ पे हमने क्या चेंज किया है, हमने पहले जो टेम्परेचर था वो रूम टेम्परेचर था, अब रूम टेम्परेचर प्लस 20 डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर सिर्फ 20 डिग्री से बढ़ा देने से पार्टिकल्स विद एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट इन पार्टिकल्स का रेशियो बढ़ गया है। जिनके पास इतनी एनर्जी है कि वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना सके, ऐसे पार्टिकल्स का रेशियो या फ्रैक्शन बढ़ जाता है जस्ट बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। नेक्स्ट है सरफेस एरिया। एक बड़ा ब्लॉक रिएक्टेंट का लेने के बजाय अगर हम उसे ब्रेक कर देते हैं छोटे फ्रैगमेंट से या फिर बहुत फाइन पाउडर में ग्राइंड कर लेते हैं तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन अगेन इंक्रीजेस। अगर हम गैशियस रिएक्टेंट ले रहे हैं तो इंक्रीज्ड प्रेशर हाई रेट ऑफ रिएक्शन देता है। और लास्ट है यूज ऑफ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन। यहाँ रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल ये है एक्सक्यूज मी। तो रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल ये है, अगर इस लेवल पे जो रिएक्टेंट है इनका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम देखा जाए तो ये रिएक्टेंट विद कैटलिस्ट ये पीक पास करके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, बट अगर यही रिएक्टेंट्स विदाउट कैटलिस्ट रिएक्ट करें तो उन्हें इतना ज़्यादा हाई एनर्जी पीक क्रॉस करके प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। तो इस केस में एनर्जी भी बच रही है। अगर कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं तो लेसर एक्टिवेशन एनर्जी से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं, तो टाइम भी बचता है, एनर्जी भी सेव होती है इफ़ वी यूज़ दी कैटलिस्ट। सो टोटल फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से समराइज हो जाएगा कि प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, अगर गैस है तो प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, और कैटलिस्ट यूज़ किया है तो और भी बढ़िया। ये सारे केसेस में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। दीज वर द फैक्टर्स विच इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बाद हम देखेंगे रेट लॉ। रेट लॉ बेसिकली एक रेट एक्सप्रेशन होता है, इक्वेशन होता है जो किसी रिएक्शन के रेट के बारे में टोटल रिलेशन देगा ओवरऑल। सो इससे पहले हमने देखा था कि रेट कैसे निकालते हैं, अब देख रहे हैं कि रेट रिएक्टेंट और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रेट को कितने टाइम्स चेंज करता है, इन सब चीज़ों का एक होल एंड सोल इक्वेशन जिसे कहते हैं रेट लॉ। तो रेट लॉ shows how the rate depends on the concentration of reactants. For the decomposition of nitrogen dioxide, जो रिएक्शन यहाँ दी है NO2 का डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन यानी ब्रेकिंग,
तो ये टूट रहा है ट्वाइस NO और O2 में। NO2 जब डिकम्पोज हुआ तो इसका रेट इज इक्वल टू के यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट था NO2 वो, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 रेज टू पावर n। अब ये जो पावर n है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट। इसको आपको इस तरह से समझना है कि NO2 जो रिएक्टेंट है इसे अगर मैंने 2 मोल्स से 4 मोल्स कर दिया, यानी कि डबल कर दिया, तो रेट में क्या चेंजेस आया। सपोज NO2 का अमाउंट हमने 2 से 4 कर दिया और इस चेंज की वजह से रेट जो पहले था स्टार्टिंग में वो भी डबल हो गया है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि रेशो, इनके चेंज का रेशो कितना है, 1:1 है। जितना NO2 डबल हुआ उतना ही रेट डबल हुआ। NO2 एक बार डबल हुआ तो रेट भी एक ही बार डबल हुआ। मीन्स ये जो पावर है NO2 की, यानी कि n है ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट हो जाता है 1। और जब ये NO2 एक बार चेंज करने से रेट में 2 बार चेंजेस आया, मतलब NO2 अगर 2 से 4 हुआ तो रेट 2 से 8 हो रहा है। 2 से 8 होना मतलब कितने बार डबल हुआ है, 2 बार डबल हुआ है। तो अगर NO2 का चेंज रेट को 2 बार चेंज करता है तब उसका ऑर्डर हो जाएगा 2। और उसी तरह से अगर NO2 एक बार चेंज हुआ बट NO2 के एक बार चेंज होने से रेट 3 बार डबल हुआ है, मतलब कि 2 से डायरेक्टली 16 हो गया है। 2 से 16 होना यानी कितने बार डबल हो रहा है, पहले 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ, यानी 3 बार डबल हुआ है। तो उस केस में जब NO2 में एक बार इंक्रीज करने से रेट 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो ऐसे केस में NO2 का ये जो ऑर्डर है वो हो जाता है 3। इतना सारा समझाने का मतलब ये था कि ऑर्डर सिर्फ आपको ये इंफॉर्मेशन देता है कि जिस रिएक्टेंट का वो ऑर्डर है वो रिएक्टेंट खुद अगर एक बार चेंज होता है तो वो रेट को कितनी बारी चेंज करता है। और अगर NO2 के चेंज होने से रेट में कुछ भी चेंजेस नहीं आया तो इसका मतलब होता है कि NO2 इज अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्टेंट। उसमें n की वैल्यू हो जाएगी 0, मीन्स रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन NO2। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट लॉ इस तरह के इक्वेशन का कहा जाता है जो किसी भी रिएक्शन के लिए लिखा जाता है, बट इसमें कंडीशन ध्यान रखनी है कि रिएक्शन की जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगी वो होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सिर्फ स्लोएस्ट स्टेप ही रेट निकालने के लिए, रेट लॉ लिखने के लिए यूज़ की जाएगी। अगर एक रिएक्शन के मैकेनिज्म में 3-4 स्टेप्स है तो वो तीनों चारों स्टेप्स का रेट लॉ नहीं बनता। रेट लॉ सिर्फ उस स्टेप को यूज़ करके बनेगा जो स्लोएस्ट स्टेप है सबसे। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन ध्यान रखनी है। और रेट लॉ के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। रेट लॉ एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें रेट होगा लेफ्ट हैंड साइड में और इक्वल टू करके के होता है रेट कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई किया जाएगा इनटू रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, और रिएक्टेंट के ऊपर पावर लगी होगी, उन पावर्स को कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट। इस तरह के एक्सप्रेशन को जिसमें रेट का रिलेशन बताया जाता है रेट कांस्टेंट और रिएक्टेंट्स के ऑर्डर्स के साथ, उसे कहते हैं रेट लॉ। Rate is equal to K into NO2 raised to n. The concentration of product do not appear in the rate law because, अब अभी आपने नोट किया होगा कि जो हमने रिएक्शन देखी थी पिछले स्लाइड में NO2 का डिकम्पोजिशन, इसमें NO और O2 प्रोडक्ट्स थे, बट रेट लॉ में कहीं पे भी प्रोडक्ट नहीं दिखते हैं। तो ये भी एक पॉइंट टू बी नोटेड है कि रेट लॉ लिखते वक्त हम प्रोडक्ट के बारे में मेंशन नहीं करेंगे, ओनली रिएक्टेंट्स are used because the reaction rate is being studied under conditions where reverse reaction does not contribute to the overall rate। तो ऐसा मान के चल रहे हैं कि रिवर्स कंडीशंस नहीं आएगी, इसलिए प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे। तो रीज़न आपको कोई नहीं पूछता, आपको सिर्फ ध्यान रखना है रेट लॉ क्या होता है। रेट लॉ एक इक्वेशन होता है जिसमें रेट और रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन और उसका ऑर्डर, इनका रिलेशन दिखाया जाता है। प्लस और एक बात की रेट लॉ हमेशा सबसे स्लोएस्ट स्टेप को देख के निकाला जाता है। प्लस और एक बात कि रेट लॉ में प्रोडक्ट नहीं दिखते हैं, ओनली रिएक्टेंट्स आर कंसिडर्ड। द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट n मस्ट बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट। ये जो n होता है ऑर्डर, जो अभी मैंने आपको समझाया था कि NO2 एक बार चेंज हुआ तो रेट
2 बार अगर चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि NO2 का N वैल्यू है 2 या उसका ऑर्डर है 2। तो वो जो ऑर्डर है N ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। इट कैन नॉट बी रिटन फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन बैलेंस करके या फिर थेरोटिकली कैलकुलेट करके डेरिवेशन करके नहीं निकाला जाता है। दिस इज प्योरली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंट करके ही निकलेगा। वो जो पावर थी N उसे ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट कहते हैं। तो रेट ऑर्डर या ऑर्डर क्या होता है? द पावर और एक्सपोनेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गिवन रिएक्टेंट इन द रेट लॉ। रेट लॉ में जो भी रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन दिया है उसका जो पावर है उसे कहेंगे रेट ऑर्डर। इट इंडिकेट्स द डिग्री इन विच द रेट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट। जो मैंने समझाया वही कि ऑर्डर आपको बताता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वो पर्टिकुलर रिएक्टेंट के चेंज होने से रेट में कितना चेंज हो रहा है। अब सपोज एक रिएक्शन में 3 रिएक्टेंट्स है तो तीनों रिएक्टेंट्स के अलग अलग ऑर्डर होंगे। सपोज पहले रिएक्टेंट A है और उसका ऑर्डर है 1, दूसरा रिएक्टेंट B है उसका ऑर्डर है 2 और तीसरा रिएक्टेंट C है उसका ऑर्डर है 0। तो पूरे रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर जब हमें निकालना होता है तो हम करेंगे सम ऑफ द पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ऑल द रिएक्टेंट। मतलब कि A का जो ऑर्डर है 1 प्लस B का ऑर्डर यानी कि 2 प्लस C का ऑर्डर यानी 0, 1 प्लस 2 प्लस 0, ओवरऑल या टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 3। इस तरह से सम कर देना है, एडिशन कर देना है सभी के ऑर्डर्स का। फॉर एग्जांपल ये एक रिएक्शन दी हुई है, 3 रिएक्टेंट है इसमें A, B और E। तो इसका रेट लॉ जब हम लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K इनटू तीनों रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशंस और तीनों के ऊपर एक एक पावर है X, Y और Z। और इस रेट लॉ के अकॉर्डिंग जब हम इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर निकालेंगे तो ओवरऑल ऑर्डर होगा X, Y और Z तीनों का सम। द सम ऑफ X प्लस Y प्लस Z इज कॉल्ड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसी तरह से 2 रिएक्टेंट का अगर रिएक्शन एक देखा उसमें रेट इज इक्वल टू K A रेज टू X B रेज टू Y। यहाँ पे X और Y ऑर्डर्स हैं। X ऑर्डर है A का और B ऑर्डर है Y ऑर्डर है B का। X और Y का एडिशन करेंगे तो यू विल गेट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। ये जो ऑर्डर है इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो यहाँ तक हमने देखा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद में देखा रेट लॉ जो कि एक एक्सप्रेशन होता है जो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन और उनके ऑर्डर्स को कनेक्ट करता है, रिलेट करता है रेट के साथ। उस रेट लॉ को देखने के बाद हमने देखा कि रेट लॉ सिर्फ स्लोएस्ट स्टेप से निकाला जाता है और जो पावर्स हमने देखी ऑर्डर्स, वो ऑर्डर हर एक रिएक्टेंट का एक एक ऑर्डर होता है और ओवरऑल ऑर्डर निकालने के लिए हम सारे रिएक्टेंट के ऑर्डर्स का सम करते हैं। सो ये था इस लेक्चर के पोर्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। अगर कुछ क्वेरीज है, डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल प्रेस करके नोटिफिकेशंस के लिए ऑल सेलेक्ट करना है और मेक श्योर कि आप कमेंट में अपना अटेंडेंस शो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।